चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की युवा संसद की पाठशाला में क्या दिया हुआ है। तो आज हम युवा संसद की पाठशाला में देखेंगे कि संसद का गठन कैसे होता है और संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं उसको पारित करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये देखिए, आप जो है जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी संसद का गठन कैसे होता है? संसद का गठन राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट जो है चुनकर लोकसभा में आते हैं, जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की प्रहरी है। और राज्यसभा जो है क्या है, राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हितों का रक्षक के तौर पे वहाँ पे काम करता है। अब आ जाते हैं विधेयकों की बात करते हैं। पूरा हम जो है पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आज जो है थोड़ा सा जो हमारी युवा संसद की पाठशाला है उसकी चीज़ों को हम लेते हैं। तो विधेयक को हम देखते हैं, विधेयकों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। यानी 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। विधेयक वो होता है जो अभी जो है अधिनियम नहीं बना है, कानून नहीं बना है, यानी अभी संसद में पारित होने के लिए लाया गया है, उसको विधेयक कहा जाता है। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। अब इसमें देखिएगा सबकी कैटेगरी अलग अलग है और उसको पारित करने की प्रक्रिया अलग अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। कानून बनने के लिए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, यानी दोनों सदन साधारण बहुमत से अगर साधारण बहुमत से साधारण विधेयक को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है तो वो कानून बन जाता है। यानी कानून बनने के लिए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए और दोनों सदनों में विधेयक 3 वाचनों की प्रक्रिया से गुजरता है। 3 वाचन होता है, यानी पेश करना, उस पर जो है वोटिंग होना, फिर उसके बाद 3 वाचन होता है, यानी तीनों वाचन से जब विधेयक गुजरेगा तभी वो पेश होगा। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधन का सुझाव दे जिससे लोकसभा सहमत न हो या 6 मास तक कोई कार्रवाई न करे तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी साधारण विधेयक के मामले में एक चीज़ जो है कि दी गई है कि जितना अधिकार लोकसभा को है उतना ही अधिकार क्या है, राज्यसभा को, साधारण विधेयक के मामले में। और ऐसे संशोधन का अगर वो सुझाव देती है, यानी या तो वो क्या करेगी, विधेयक को स्वीकार करेगी या विधेयक को अस्वीकार करेगी, या उसमें क्या करेगी, संशोधन का सुझाव देगी। और लोकसभा क्या है, उससे सहमत भी हो सकती है, असहमत भी हो सकती है। या राज्यसभा क्या करेगी, या वो 6 माह तक कोई कार्रवाई ना करे। तो अब क्या होगा कि दोनों सदनों में क्या होगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी मनमुटाव होगा। एक सदन तो मानेगा, एक सदन नहीं मान रहा है। ऐसे में क्या होता है कि अनुच्छेद 108 के तहत, कितना, 108 के तहत साधारण विधेयक पे, ये ध्यान रखिएगा, ना तो जो है धन विधेयक पे, ना वित्त विधेयक पे, ना जो है संविधान संशोधन विधेयक पे, केवल और केवल साधारण विधेयक पे अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का सुझाव दिया गया है। और राष्ट्रपति क्या करेगा कि 108 के तहत दोनों सदनों को एक जगह बुलाएगा और संयुक्त बैठक बुलाएगा, और जहाँ पे साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जा सकता है, यानी फिर उसके बाद वोटिंग होगी और साधारण बहुमत के माध्यम से क्या होगा कि उसको पारित कर दिया जाएगा। यानी गतिरोध अगर उत्पन्न हो गया तो अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। पहली बार दहेज प्रतिषेध विधेयक के मामले में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के मामले में और पोटा विधेयक के मामले में 3 बार संयुक्त बैठक अब तक बुलाई गई है। अब जो है कि हमने साधारण विधेयक को देख लिया कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी पेश हो सकता है और एक सदन जो है उसको पारित कर देता है और दूसरा सदन क्या करता है, उसको असहमति होगी, यानी उसको इनकार कर सकता है, उससे सहमत नहीं है, उसे क्या है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है 6 महीने तक, या जो है उसमें संशोधन का कोई सुझाव देता है तो संयुक्त बैठक उसमें बुलाई जा सकती है साधारण विधेयक के मामले में।
अब आ जाते हैं दूसरा विधेयक, देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के जो अधिकार हैं, राज्यसभा की जो भूमिका है बहुत सीमित है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यानी धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह कराधान यानी जो टैक्सेशन वाला जो व्यवस्था है, सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि से धन निकालने जैसे विषयों से संबंधित है। यानी धन विधेयक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सरकार को जब जो है कि आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टैक्स बढ़ाना होगा, घटाना होगा, सरकार के द्वारा, सरकार किसी से उधार ले रही है या भारत की संचित निधि से वो धन खर्च कर रही है, तो ऐसे विधेयक को जो है कि धन विधेयक कहा जाता है। ऐसे संबंधित अगर कोई कानून बनाने की जो है बात हो रही है तो उसको धन विधेयक कहा जाएगा, और इसमें राज्यसभा की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यानी अगर पेश करने वाली बात हो तो ये केवल और केवल कहाँ पे पेश किया जाएगा? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा अगर इसको पारित कर देती है, यानी धन विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है, तो फिर उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक ही धन विधेयक रोक सकती है, उससे ज़्यादा वो धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। वह इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। वो ये नहीं करेगी कि भैया ये संशोधन इसमें जो है करना है, वो संशोधन नहीं कर सकती। केवल और केवल सुझाव दे सकती है, और उस सुझाव को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। यानी जो लोकसभा है वही वो उसको माने या न माने, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। किसको? धन विधेयक को। धन विधेयक में जो सुझाव दिया गया है राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक नहीं लौटाती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अब राज्यसभा को मतलब खुदापास सूझी, उसने कहा कि हम लौटाएंगे ही नहीं 14 दिन तक। 14 दिन जो है कि लोकसभा वेट करेगी, और जब उसने देखा कि अब ये धन विधेयक को वापस भी नहीं कर रही है तो ये मान लिया जाएगा कि जैसा लोकसभा ने कहा है वैसा ही जो है कि धन विधेयक को मान लिया जाएगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अब जो है कि ये प्रावधान अगर नहीं किया जाएगा, अगर जनता को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जो है कि चीज़ें, वर्तमान समय की ज़रूरतें हैं और धन से संबंधित चीज़ें हैं, उसको ही अगर राज्यसभा रोक देगी तो क्या होगा? जनता के हित इसमें प्रभावित होंगे। अतः वित्तीय मामलों पर उसका अंतिम निर्णय होना चाहिए किसका? लोकसभा पे। यानी जो वित्तीय मामले हैं उस पर जो है लोकसभा का अंतिम निर्णय है। तो आपने देखा साधारण विधेयक, उस पे दोनों को बराबर अधिकार मिला हुआ है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। आपने देखा धन विधेयक, इस पे जो है कि किसको जो है अधिकार मिला हुआ है? लोकसभा को अधिकार मिला हुआ है, और जो राज्यसभा है उसमें बहुत सीमित अधिकार मिला हुआ। वो केवल और केवल सुझाव दे सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 14 दिन तक उसमें रोक सकती है, 14 दिन के बाद उसको वैसे ही पारित मान लिया जाएगा जैसे जो है कि लोकसभा ने उसको दिया था। तो ये हो गया हमारा धन विधेयक। फिर आ जाते हैं वित्तीय विधेयक। जितने भी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। जो भी धन विधेयक लाया जाएगा वो क्या है? वित्त विधेयक होगा। लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है कि धन विधेयक नहीं होंगे। अब यहाँ पे दोनों में अंतर है कि धन विधेयक की तो परिभाषा दे दी गई है कि जो है कि धन विधेयक है वो वित्त विधेयक में आ जाएगा, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक में नहीं आएगा। वित्त विधेयक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी अनुच्छेद 117(1) के तहत है और दूसरी श्रेणी 117(3) के तहत है। तो 117(1) में अनुच्छेद 110 के मामलों के साथ साथ अन्य सामान्य विधायी मामले भी शामिल होते हैं। यानी अनुच्छेद 117(1) को देखोगे जिसमें वित्त विधेयक के विषय में दिया गया है, तो उसमें 110 अनुच्छेद 110 के तहत जो धन विधेयक है वो सारे मामले शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा जो है अन्य साधारण विधायी जो मामले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। धन विधेयक की तरह इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यानी जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता था, उसी तरह से अनुच्छेद 117(1) के तहत जो मामले आएंगे उसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता। लेकिन पारित करने की प्रक्रिया में राज्यसभा को साधारण विधेयक के समान ही अधिकार प्राप्त है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक पेच फंसता है। धन विधेयक की तरह तो हम इसको पेश कर सकते हैं लोकसभा में ही, राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर पारित करने वाली बात आएगी, यानी राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा उस पर सुझाव भी दे सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, 6 महीने तक उसको लटका के भी रख सकती है। और
6 महीने तक उसको लटका दिया, यानी साधारण बहुमत की तरह ही जो है उसको अधिकार प्राप्त है किसको, राज्यसभा को। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय श्रेणी जो है अनुच्छेद 117(3), उसमें कराधान या व्यय शामिल होता है, लेकिन यह धन विधेयक के प्रावधान से संबंधित नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या है, जो द्वितीय श्रेणी है उसमें अनुच्छेद 110 के तहत जो धन विधेयक है उससे ये भिन्न होता है। ठीक है, इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसमें भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है। अब देखो वित्त विधेयक का जो अनुच्छेद 117(1) है उसको तो धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन पारित करने के मामले में राज्यसभा को विशेष अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक की प्रावधान किया गया है वो दोनों सदनों में से किसी भी पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा को भी जो है क्या है वैसा ही पावर मिला हुआ है जैसा लोकसभा को मिला हुआ 117(3) के तहत। ये ध्यान रखिएगा, 117(1), 117(3) वित्त विधेयक में क्या जो है डिफरेंस है इसमें बता दिया गया। अब आ जाते हैं जो चौथा विधेयक होता है वह होता है संविधान संशोधन विधेयक। आपने देखा साधारण विधेयक, दूसरा देखा धन विधेयक, तीसरा देखा आपने वित्त विधेयक, और चौथा देख रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी राज्यसभा में। इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, यहाँ पर देखो एक शब्द दिया हुआ है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। अब देखो राज्यसभा में जो सीटें हैं 250, यानी इसका जो बहुमत होगा वो क्या होगा 125 + 1, यानी ये तो जो है कि आपका संख्या रहेगी साधारण बहुमत कुल सदस्य संख्या का। फिर उसके बाद जो है विशेष बहुमत में क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत यानी 250 का आधा प्लस 1, 250 का जो है कि आधा कितना होगा 125 + 1 यानी 126 लोग ये होने चाहिए। फिर जितने लोग उपस्थित होंगे वो 200 लोग उपस्थित हो सकते हैं, 150 लोग उपस्थित हो सकते हैं, तो उसमें जो मतदान करेंगे उपस्थित और मतदान करने वालों का क्या है 2/3 होना चाहिए। यानी 200 लोग उपस्थित हुए तो उस पर जो है कि जब मतदान होगा तो 2/3 लोगों का जो है कि उस पर होगा। 2/3 का मतलब 200 का कितना आ जाएगा, आप उसको जो है कि 200 × 2/3 कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है कि होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से जो है कि विशेष बहुमत से ये चीज़ें पारित हो जाती है तो इसको जो है पारित मान लिया जाएगा। और अगर यहाँ पे असहमति होती है यानी लोकसभा में और राज्यसभा में असहमति होगी तो यहाँ पे जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी संयुक्त बैठक आपने देखा केवल और केवल साधारण बहुमत के मामले में ही अनुच्छेद 108 के तहत जो है बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी राज्यसभा किसी संशोधन से सहमत नहीं है तो वह संशोधन पारित नहीं हो सकता है। यानी संविधान संशोधन विधेयक में जितना अधिकार लोकसभा को है उतना ही अधिकार क्या है राज्यसभा को है। तो ये हो गए 4 प्रकार के विधेयक। अब एक चीज़ और आती है वो होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है कि अगर विशेष परिस्थिति है और कानून बनाने की ज़रूरत है और उस समय संसद अपनी जो है कि प्रक्रिया में नहीं है, संसद जो है कि अपनी कार्रवाई में नहीं है, संसद की कार्रवाई बुलाना जो है कि अभी अनिवार्य नहीं है या संभव नहीं है, तो वैसे समय में राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया है अध्यादेश जारी करना। यानी एक ऐसा आदेश जो है तत्काल ज़रूरत है। तो अध्यादेश जो होता है उसको अगर अस्थाई कानून बनाना है, मतलब अध्यादेश कुछ 6 महीने के लिए जो है कि पारित होगा। अब जो है कि अगर संसद को लगेगा कि इसको अस्थाई कानून बना दिया जाए तो उसके लिए क्या है संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। अगर जो है कि संसद को लगेगा कि इसको अस्थाई कानून नहीं बनाना है तो जैसे राष्ट्रपति ने पारित किया था, जब उसका समय समाप्त हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। लेकिन अगर संसद को लगता है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया है उसको जो है कानून बना देना है तो उसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। ऐसे विधेयकों को संसद की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। यानी अगर संसद को लगा
कि ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति लेकर आए हैं इसको कानून बना देना चाहिए। तो जब अगला जो है संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी वहाँ से उस दिन से देखा जाएगा कि 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने का समय जैसे ही बीतेगा, उसके पहले पहले दोनों सदनों से अगर वो अध्यादेश पारित हो जाता है तो वो अपने आप जो है कि कानून बन जाएगा। अगर नहीं पारित होता है 6 सप्ताह के भीतर, जो संसद की बैठक बुलाई जाएगी, 6 सप्ताह के भीतर अगर अध्यादेश पारित नहीं होता है तो अपने आप वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 4 प्रकार के विधेयक हैं। कौन कौन सा? साधारण विधेयक, फिर उसके बाद धन विधेयक, फिर उसके बाद वित्त विधेयक और उसके बाद जो है कि आपका संविधान संशोधन विधेयक। चारों में जो है फ़र्क क्या है? साधारण विधेयक दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों को बराबर अधिकार है और इसके लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है साधारण बहुमत के लिए, साधारण विधेयक के लिए अनुच्छेद 108 के तहत 3 बार अब तक जो है साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद धन विधेयक देखा हमने। धन विधेयक क्या है? केवल और केवल लोकसभा में जो है लाया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्यसभा जो है कि 14 दिन तक ही क्या कर सकती है, उसको अपने पास रोक सकती है, कोई संशोधन नहीं कर सकती है, बस सुझाव दे सकती है। मानना या न मानना लोकसभा की मर्जी के ऊपर है। फिर देखा हमने वित्त विधेयक। विधि विधेयक क्या है? अनुच्छेद 117(1) के तहत देखा, अनुच्छेद 117(3) के तहत देखा। जो 117(1) है उसमें लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा, पारित करने की जो प्रक्रिया है वो जो है साधारण विधेयक की तरह राज्यसभा को भी उसमें अधिकार मिला हुआ है। वहीं पे आपने अनुच्छेद 117(3) के तहत देखा, इसको धन विधेयक की तरह नहीं जो है कि बल्कि उससे अलग है। इसको जो है कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर ही हैं। ठीक है। वित्त विधेयक के मामले में अनुच्छेद 117(3) के। और संविधान संशोधन विधेयक क्या है? दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है और असहमति होने पर इसमें जो है कि क्या होगा, ये पारित नहीं होगा और संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद हमने अध्यादेश को देखा कि 6 सप्ताह के भीतर उसको दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। फिर आ जाते हैं, देखते हैं कि राज्यसभा को कौन कौन से विशिष्ट अधिकार मिले हुए हैं। तो राज्यसभा को 2 विशिष्ट अधिकार मिले हुए हैं। पहला है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है। ये अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। यानी राज्यसभा को लगेगा कि भैया राज्य सूची यानी जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो केवल हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए, ये तो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो वो संसद को बता देगी कि भैया ये संसद जो है कि इस पे राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, इस पे ये कानून बनाए, तो संसद क्या है उस मुद्दे पे कानून बना सकती है। यह शक्ति केवल और केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास। और नई जो है अखिल भारतीय सेवा का सृजन की पहल केवल और केवल राज्यसभा में हो सकती है। यानी अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया, यानी फॉरेस्ट सर्विस जो होती है, ये 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा कोई और अखिल भारतीय सेवा जो है कि अगर लाना है तो उसकी पहल कहाँ पे करनी होगी? राज्यसभा में। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधायी प्रक्रिया दोनों सदनों की भूमिका, नियंत्रण और संतुलन की दृष्टि से निर्धारित की गई है कहाँ कहाँ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अब देखो धन विधेयक को कहाँ पे परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक ये होगा, ये चीज़ें उसमें होगी। तो अनुच्छेद 110 जाके आप देख लीजिएगा। फिर किस विधेयक के पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है? अभी जो है हमने आपको बताया कि विशेष बहुमत की आवश्यकता किसके लिए होती है? संविधान संशोधन के लिए होती है, अनुच्छेद 368 के तहत। विशेष बहुमत क्या होता है? दोनों सदनों का बहुमत, यानी एक सदन में 550 हैं और एक सदन में 250 हैं, तो उसका जो है बहुमत होगा प्लस की बात हो रहा है, यानी जुड़ जाएगा। जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3, तो ये विशेष बहुमत होगा और ये संविधान संशोधन के लिए लाया जाता है। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
फिर है नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की पहल कौन कर सकता है। अभी हमने बताया कि राज्यसभा क्या कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का पहल कर सकती है। फिर आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता था। धन विधेयक शुरू से ही कहाँ पे, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। फिर धन विधेयक पहले केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा में धन विधेयक पेश किया ही नहीं जा सकता है। धन विधेयक पे राज्यसभा क्या करेगी, केवल और केवल अपना सुझाव दे सकती है और 14 दिन तक उसको रोक सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी यही वाला कथन आपका सही नहीं है। फिर भी अगला हम देख लेते हैं, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो धन विधेयक को अस्वीकार कर लो। फिर है अमेरिका में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है क्या करोगे, गूगल चाचा से सर्च करके देखोगे और हमें बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा पॉलिटी, पूरा हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, पूरा साइंस आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा एकदम पढ़ा दूंगा। और आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दो, यूपीपीसीएस का दो, लोअर का दो, वनडे का कोई एग्ज़ाम दो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो मिलूँगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।